हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे वार्षिकी करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 5, जो कि आपके आगामी परीक्षा जो 11 फरवरी को आरओ एग्जाम है और 17 मार्च को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, उन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। क्योंकि पिछले एक साल का जो करंट अफेयर्स आया हुआ है, चाहे वो ई दृष्टि वार्षिकी मैगजीन हो या फिर वो घटनासार की 2 अर्धवार्षिकी के रूप में आई है। तो मैंने आपसे पहले ही लेक्चर में कहा था कि मैं इस बार दोनों ही करंट अफेयर्स को सम्मिलित करते हुए सारे टॉपिक को कवर करूंगा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, जिससे कम समय में हम मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर सकें। तो जैसे ही हम लोगों ने नेशनल के करंट अफेयर्स कवर किए थे, जिसमें घटनासार के करंट अफेयर्स थे सारे के सारे, और सारे ई दृष्टि मैगजीन जो वार्षिकी आई है अभी 2024 के नाम से, उसको भी हमने कवर किया, जिसके टोटल 70 टॉपिक थे और 3 लेक्चर कंप्लीट हुए। कल हमारा लेक्चर नंबर 4 आया था, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित था, जो इस समय अभी आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा है, जो कि घटनासार से था। लेकिन अब हम उसके आगे, क्योंकि हम लोगों ने कल घटनासार के लगभग 20 to 25 टॉपिक कवर कर लिए थे यहां तक, और अब हम उसके आगे जो टॉपिक कवर कर रहे हैं आज की क्लास में, तो आज आप देखेंगे स्पष्ट रूप से कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अंतरराष्ट्रीय जो घटनाक्रम है ई दृष्टि वार्षिकी से अपडेटेड, यानी ई दृष्टि मैगजीन जो है घटना चक्र की, उसके द्वारा जो जो करंट अफेयर्स बताए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपदाएं या नियुक्तियां या जो भी घटनाक्रम हुए हैं, उन सभी को भी आज की क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 आपका पूरी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बेस्ड होगा, और यहां से आपका नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही चीजों की क्लासेस कवर हो चुकी होंगी। फिर कल आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स की क्लास। कोशिश करूंगा कल एक ही क्लास में कवर कर दिया जाए, जिसमें घटनासार के भी सारे टॉपिक होंगे और घटना चक्र ई दृष्टि के भी सारे टॉपिक होंगे। और उसके अगले दिन आपको मिलेगी यूपी स्पेशल की क्लास, जिसमें घटना चक्र और घटनासार, इट मींस कि ई दृष्टि और घटनासार दोनों को ही, क्योंकि इस बार हम चाहते हैं कि हर हाल में हमारे करंट अफेयर्स के मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएं। मैं सारे क्वेश्चन का दावा नहीं करूंगा, अगर 20 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग पढ़ रहे हो केवल एक मैगजीन, तो कुछ क्वेश्चन छूटेंगे। तो इससे बेहतर है 2 मैगजीन पढ़ो, लेकिन 2 मैगजीन पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हैंड रिटन नोट सबसे बेस्ट मेथड है। सारे टॉपिक लिखे गए, बस एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट्स होते हैं उनको कवर किया गया, और आप अगर उसे ही अच्छे से रट लोगे तो आपका सारे क्वेश्चन इसी से टैकल हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आ रहा है, हमारे टीम मेंबर बता रहे हैं कि सर इसकी पीडीएफ के लिए, तो मैंने हालांकि 18 तारीख की बात रखी थी, लेकिन फिर मैंने उसको 20 तारीख कर दिया, क्योंकि 2 मैगजीन को नोट्स में कवर करना थोड़ा टाइम लगता है। तो आज शाम तक उसकी अपडेट आएगी और आज शाम से ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें घटनासार और घटना चक्र ई दृष्टि दोनों ही सम्मिलित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को, जो कि ई दृष्टि से अपडेटेड पॉइंट होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने 20 नंबर टॉपिक तक कवर कर लिया था, और आज हम शुरू करेंगे नंबर 21 टॉपिक। तो पहले फेज में हम लोग विदेशी संबंधों को देख रहे हैं कि भारत के साथ किसके संबंध बेहतर हुए। तो भारत और केन्या की बात करेंगे, तो अभी लेटेस्ट 4 से 6 दिसंबर 2023, यानी कि लेटेस्ट है, क्योंकि आयोग का ये ट्रेंड रहता है कि जब एग्जाम होता है उससे पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर फरवरी में एग्जाम है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने का करंट अफेयर्स बेहतर तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो केन्या के राष्ट्रपति जी थे विलियम समोई रूटो, ये भारत की यात्रा पर था 2023 में, विलियम समोई रूटो। और केन्या ने इस यात्रा पर आने के बाद जीबीए और आईएसए में शामिल होने की प्रमुख घोषणा की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीबीए क्या है, जो कि मैंने कल की क्लास में, या यूं कहूं कि G20 समिट में मैंने बताया था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, यानी वैश्विक स्तर पे जो बायोफ्यूल के लिए अलायंस तैयार किया गया, उसी की हम बात कर रहे हैं, जो G20 में नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया। और साथ ही साथ आईएसए, जो कि 2015 में शुरू हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अर्थात कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच आने वाले जितने भी देश हैं, वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएं। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपके गुरुग्राम हरियाणा में है। तो इन दोनों ही संगठनों में शामिल होने की घोषणा की है केन्या ने। तो याद रखना, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे भूटान ने भी जीबीए में शामिल होने की घोषणा की है, और आईएसए में तो पहले से ही शामिल हो चुका है। तो दोनों ही देशों के बीच में कुछ प्रमुख समझौते हुए, जिसमें 5 प्रमुख समझौते हुए, लेकिन हम यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट समझौते को डिस्कस करेंगे। जैसे इग्नू क्या है, हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जो है ओपन, जहां से मुक्त विश्वविद्यालय हम उसे कहते हैं, कि लोग अगर कोई सर्विस में है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में,
तो प्राइवेट तरीके से वहां पे स्टडी कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग के तौर पे। उन्हें सेंटर पे जाना भी नहीं पड़ेगा, अपने घर बैठे सारे के सारे कोर्स मंगा सकते हैं, सारी स्टडी वहां से कर सकते हैं। उसी तरीके से केन्या में भी एक मुक्त विश्वविद्यालय चलता है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डिस्टेंस लर्निंग का जो केन्या यूनिवर्सिटी है, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी के बीच में एक समझौता हुआ है कि किस तरीके से हम केन्या में शिक्षा पद्धति को और एडवांस कर सकते हैं इग्नू के मेथड को फॉलो करके। क्योंकि आपको भी पता है 1985 में भारत में इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई कि ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गांव के लोग जो कि अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं पैसे के अभाव में, तो यहां से कम पैसे की फीस देकर पूरी की पूरी डिग्री कवर कर सकते हैं, सारी एजुकेशन अपनी पूरी कर सकते हैं। तो पहला समझौता ये। दूसरा, बीआईएस और केन्याई मानक ब्यूरो केईबीएस के माध्यम भी समझौता हुआ। बीआईएस का मतलब होता है भारत स्टैंडर्ड ब्यूरो, जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो भारतीय मानक ब्यूरो होता है, जो किसी भी चीज का मानक तय करता है, जैसे खाद्य सामग्री का, ज्वेलरी का, या प्रोडक्शन का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, तो इनके जो मानक तय करता है। इसी तरीके से केन्या में भी एक मानक संस्था है जो अपने यहाँ के वस्तुओं की, सेवाओं की मानक तय करते हैं। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। और तीसरा, 2023 से 27 तक की अवधि में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी समझौता किया गया कि दोनों देश सांस्कृतिक आदान प्रदान को सम्मिलित करेंगे। तो ये था आपका भारत और केन्या से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब एक प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में केन्या मुक्त विश्वविद्यालय या हो सकता है इग्नू मुक्त विश्वविद्यालय का समझौता किस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय से हुआ, तो आपका उत्तर हो जाएगा केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय से। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। दूसरा हम समझौता देखते हैं भारत और ग्रीस। भारत और ग्रीस इसलिए भी संबंध इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि पिछले 40 वर्षों से कोई भी प्राइम मिनिस्टर की यात्रा नहीं हुई थी ग्रीस में। लास्ट टाइम 1983 में इंदिरा गांधी जी ने जब प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा की है। तो 40 वर्षों से यह यात्रा का रास्ता सूना हुआ था, तो अब इसे जो है कि ओपन किया गया, सदाबहारी बनाया गया है। तो मोदी जी ने, देखते हैं, मोदी जी 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की यात्रा पर गए थे, और ये 40 वर्षों में भारतीय पीएम की पहली यात्रा थी, क्योंकि 40 वर्ष पहले 1983 में पीएम इंदिरा गांधी ग्रीस की यात्रा पर गई थी। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव जी हो, वीपी सिंह हो, मनमोहन सिंह जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर नहीं गया था। और वहां पर जाके एथेंस में टॉम ऑफ अननोन सोल्जर, यानी कि टॉम ऑफ अननोन सोल्जर, जो वहां की एक प्रतिमा के रूप में लगाया गया है। कह सकते हो कि जो बहुत सारे सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, जो एथेंस के युद्ध में मारे गए थे, तो उनके सम्मान में वहां पर मोदी जी ने श्रद्धांजलि भी उनको अर्पित की थी। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया कि भारत और ग्रीस के बीच में जो व्यापार है उसे हम दोगुना करेंगे 2030 तक। और साथ ही साथ ग्रीस का जो सबसे सर्वोच्च ऑनर सम्मान है, जिसको हम कहेंगे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये मोदी जी को प्रदान किया गया, और इससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री को इस तरीके का सम्मान नहीं दिया गया था। तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ, मतलब ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो ये आपका भारत और ग्रीस के बीच में संबंध इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 40 वर्षों में पहली बार। और एक नोट के तौर पे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मिल जाती है जो उस टॉपिक से अलग हटके होती है। जैसे मार्सिलेज, जो कि फ्रांस की एक जगह है जहां पर भारत के द्वारा महावाणिज्य दूतावास ओपन किया जाएगा, और वहीं उसी तरीके से फ्रांस के द्वारा ब्यूरो डी फ्रांस, क्योंकि वहां पे दूतावास वर्ड यूज ना करके ब्यूरो वर्ड यूज किया था, तो ब्यूरो डी फ्रांस को हैदराबाद में ओपन किया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा समझौता हुआ है, जैसे अमेरिका के साथ भी हुआ है और भारत का फ्रांस के साथ भी हुआ है, कि हम एक दूसरे देश में और भी दूतावास को खोलेंगे, एक दूतावास नहीं बल्कि और खोलेंगे, जिससे संबंधों को और बेहतर किया जा सके। तो भारत के द्वारा फ्रांस के किस शहर में, मार्सिले शहर में दूतावास ओपन होगा, वहीं फ्रांस के द्वारा भारत में हैदराबाद में जो है कि ओपन किया जाएगा। अगली यात्रा देखते हैं हम लोग भारत और मिस्र की, जो कि जून 2023 में मोदी जी ने मिस्र की यात्रा की थी, और जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस पे जब मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने मोदी जी से ये आग्रह किया था कि आप भी हमारे यहाँ जो है कि किसी समय मौका निकाल कर जरूर आइए। तो जनवरी में तो मिस्र के राष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि के रूप में जब यहाँ आए थे, तो उसके बाद 5-6 महीने के बाद मोदी जी को जब फुर्सत मिली तो जून 2023 में उन्होंने भी मिस्र की यात्रा की, और पीएम मोदी की ये पहली यात्रा थी। वहां पर मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल क्यों कहा जाता है, क्योंकि मिस्र में नील नदी बहती है, वहीं पे नील नदी का डेल्टा है, तो ऑर्डर ऑफ द नील कह दो या नाइल कह दो, यह मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, तो उसी तरीके से यह सम्मान जो मिस्र का था, तो ये मोदी जी को दिया गया। और 2022 में राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ को दोनों ही देश पूरा कर रहे थे। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने यूपीपीसीएस 2023 के समय भी यह चीज रिवाइज कराई थी, याद कराई थी,
कि 74वें गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2023 को हुआ, उस समय चीफ गेस्ट कौन था। अब आपको एक चीज और बतानी है कि 75वें गणतंत्र दिवस जो आपका जनवरी 2024 में होने वाला है, अगले 5 दिनों के बाद 26 जनवरी, तो वहां पे चीफ गेस्ट कौन आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। आगे देखते हैं, भारत और अमेरिका के संबंध की बात करेंगे तो जून 2023 में मोदी जी ने यात्रा की। हालांकि अमेरिका की यात्रा वो कई बार करते रहते, 5-6 बार उन्होंने की थी, लेकिन ये पहली बार जो है कि ऑफिशियल यात्रा थी, राजकीय यात्रा थी। ऐसा क्या है कि राजकीय यात्रा अलग होती है और वो अलग होती है, तो इसमें देखिए जो राजकीय यात्रा होती है, अमेरिका हर साल दुनिया के किसी एक देश के सरप्रमुख को या राष्ट्र प्रमुख को आमंत्रित करता है ऑफिशियल विजिट पर, राजकीय यात्रा पर। ये अमेरिका की एक परंपरा है। तो आप कहोगे सर मोदी जी तो कई बार जाते रहे। मोदी जी जब भी अमेरिका गए तो या तो कभी वो हमारे वहां के जो डायस्पोरा है उनसे मिलने गए, या कभी अमेरिका में कोई समिट हुई तो उसमें सम्मिलित होने गए, या किसी भी वजह से गए, लेकिन डायरेक्टली केवल अमेरिका मिलने गए थे ऐसा नहीं था। तो ये पहली राजकीय यात्रा थी। तो ध्यान देना, 21 जून को यहीं पर यूएनओ के जो यूनाइटेड नेशनल का जो हेडक्वार्टर है वहां पर न्यूयॉर्क में, उसके हॉल में इंटरनेशनल योगा डे का नेतृत्व भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये उसकी थीम थी 21 जून 2023 की। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे लगभग 135 देश के हजारों लोग शामिल हुए थे, और इस वजह से इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है जून 2023 के योगा डे को। तो इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल कर लिया गया है। वहीं पर भारत भी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया, जो कि यूएसए के नेतृत्व में आर्टेमिस समझौता चलाया जा रहा है, जिसको हम लोग आर्टेमिस एकॉर्ड भी कहते हैं। यह समझौता नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु किया गया, यानी नागरिकों के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी अंतरिक्ष के खोज से, उसमें भारत भी सम्मिलित हो चुका है। और उन्हीं के साथ इसरो जो कि भारतीय वैज्ञानिक संस्था है, और नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इन्होंने संयुक्त रूप से एक निसार उपग्रह को डेवलप कर रहे हैं, ये दोनों ही, जो कि पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करेगा भू ऑब्जर्वेशन के नाम पे। तो निसार का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो नासा भी हो रहा है और इसरो हो रहा है, यही इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इस वजह से आपको इसे याद रखना है। तो और भी चीजें यहाँ पे कि भारत एमएसपी का भी एक सदस्य बन गया। अब यहाँ पर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला नहीं है, बल्कि मिनरल सिक्योरिटी पर जो पार्टनर होते हैं, खनिज सुरक्षा साझेदारी, जो मिनरल्स होते हैं उसकी भी सुरक्षा करना जरूरी है, क्योंकि मिनरल आपके जो है कि बॉडी के साथ साथ आपके फसलों के लिए, मिट्टी के लिए, पौधों के लिए बहुत जरूरी है। तो उन मिनरल का संरक्षण करना भी हमारा नैतिक दायित्व है। इसके लिए जो अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था, उस एमएसपी में भारत भी शामिल हो गया। हालांकि एमएसपी का शुभारंभ जून 2022 में ही किया गया, बहुत पुराना नहीं है। और यूएसए के द्वारा, अभी हमने पढ़ा फ्रांस के द्वारा हैदराबाद में ब्यूरोक्रेट्स खोले जा रहे हैं, उसी तरीके से यूएसए 2 शहरों में, बंगलुरु में और अहमदाबाद में, अपना वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा भारत में। तो ऐसा तो नहीं है ना कि क्या पहले से ही दूतावास यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, भारत में पहले से ही दूतावास है, लेकिन और संबंधों को बेहतर करने के लिए, खासकर सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी में और संबंधों को गाढ़ा करने के लिए, गहरा करने के लिए बंगलुरु में एक दूतावास खोला जा रहा है, और उसी तरीके से अहमदाबाद में भी। तो भारत भी उसके बदले में क्या कर रहा है, यूएसए के सिएटल शहर में वाणिज्य दूतावास ओपन करेगा, और फ्रांस के कहां पे करेगा, मर्सिले शहर में करेगा। और 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि यूएसए का एक जो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय है वहां पे तमिल अध्ययन चेयर को स्थापित किया गया है, और शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर को स्थापित किया गया है। अब चेयर का मतलब क्या कि विवेकानंद जी जिस कुर्सी पर बैठ के भाषण दे रहे थे क्या उसे स्थापित किया गया है, तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं कि हम यहाँ पे बौद्ध स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे तमिल स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे सोशल की स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे साइंस की स्टडी करेंगे, तो उनके लिए एक फैकल्टी बना दी जाती है, या एक क्लासरूम या हॉल डिजाइन कर दिया जाता है। सेम उसी तरीके से वहां पर भी विवेकानंद जी के याद में या विवेकानंद जी के सम्मान में वहां पे विवेकानंद चेयर बनाई गई है, यानी एक डिपार्टमेंट टाइप का बना दिया गया, जहां से आप विवेकानंद के बारे में और रिसर्च कर सकते हो। और सेम इसी तरीके से तमिल स्टडी के लिए भी एक डिपार्टमेंट टाइप का बना दिया गया है। तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर बनता है, और शिकागो यूनिवर्सिटी में, जहां पर विवेकानंद जी ने 1892-93 में समिट में शामिल हुए थे, भाषण दिया था धार्मिक समारोह में, तो वहां पर विवेकानंद चेयर स्थापित की गई है। तो ये तो हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट। और एक आखिरी हम लोग विदेशी संबंध पढ़ लेते हैं, जहां से पिछली बार ही जब हमने यूपी पीसीएस 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, 750 प्लस एमसीक्यू सीरीज भी करा रहे थे,
तो वहां मैंने पहले ही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया से एक प्रश्न आएगा और बिल्कुल वही प्रश्न आया जो मैंने बताया था, डेक्कन विश्वविद्यालय। जिन्होंने 2023 का प्रीलिम्स दिया होगा उन्हें पता होगा डेक्कन विश्वविद्यालय से संबंधित क्या प्रश्न आया था और हमने क्या पढ़ा था। तो वहां पे फिर से हम पढ़ लेते हैं कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के, ये भारत की यात्रा पर थे। मार्च 2023 में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन शुरू किया गया। हालांकि जब एंथनी अल्बनीज जी आए थे तो मोंटाना स्टेडियम, जो कि गुजरात में है, सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है, यहां पर जो गावस्कर और बॉर्डर ट्रॉफी हो रही थी तो उसके चौथे टेस्ट मैच को भी ये देखने गए थे। और प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। जो भारत के प्रथम जनरल रावत थे, बिपिन रावत जी, उनके याद में इस नाम को जोड़ते हुए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में युवा अधिकारी डिफेंस कॉरिडोर या रक्षा विनिमय कार्यक्रम भी शुरू किया गया। तो एक तो भारत ऑस्ट्रेलिया का शिखर सम्मेलन शुरू हो गया कि अब हर साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शिखर सम्मेलन होगा, एक साल भारत में, एक साल ऑस्ट्रेलिया में होगा। और वहीं भारत में पहला विदेशी यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, डेक्कन विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात, जिसको हम गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, इसमें ओपन होगा। और यही सेम प्रश्न आपसे यूपीपीसीएस 2023 में पूछ लिया गया था, बिल्कुल यही सेम प्रश्न था। तो आगे देख लेते हैं भारत यूनेस्को की। अब ध्यान देना, एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स है कि यूनेस्को के बारे में, हालांकि मैंने नेशनल करंट अफेयर्स में डिटेल से बता दिया था कि यूनेस्को के द्वारा 3 अचीवमेंट यहां पर भारत को दिए गए। पहला, क्रिएटिव शहर के रूप में कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया था। दूसरा, 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में गरबा को शामिल किया गया। और विश्व धरोहर के रूप में 41 और 42 नंबर पे शांति निकेतन और होयसलेश्वर मंदिर समूह को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया। तो इन तीनों ही चीज को मैंने नेशनल के करंट अफेयर्स में शामिल कर दिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट को मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का भारत सदस्य है, जो कि 2022 में चुना गया था और 4 वर्षों तक रहेगा, 2026 तक रहेगा। तो भारत भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की एक टीम होती है, जिसमें यह देखा जाता है कि दुनिया के किन देशों में हम सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करेंगे, कौन कौन सी धरोहर ऐसी है जहां पर हमें संरक्षण करना चाहिए। तो भारत भी उसमें एक सदस्य के रूप में शामिल रहता है, जो 2022 में चुनकर आया था और 4 वर्ष के लिए बना रहेगा। तो इसी के साथ हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को देख लेते हैं। लेटेस्ट की बात करेंगे तो गुजरात का गरबा 2023 में शामिल हुआ है, जो हिंदू पर्व नवरात्र के दौरान होता है, जिसमें जो नवदुर्गा पूजा होती है उस समय इसको किया जाता है। लेकिन मैं बात करूं कि पहली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी रही है भारत की, तो रामलीला रही है, जो कि 2008 में शामिल की गई थी, जो कि राम जी के जीवन पर पूरी दिखाई जाती है। दूसरे नंबर पे वैदिक मंत्र उच्चार, जो कि 2008 में ही इसे भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। तो इससे यह पता चलता है कि यूनेस्को के द्वारा पहली बार 2008 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का शुभारंभ किया गया, उससे पहले नहीं थी। विश्व धरोहर स्थल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि विश्व धरोहर स्थल का मतलब होता है जहां आप घूम सकते हैं, जिनको फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, या फिर आपका सांची स्तूप हो गया। आप इसे देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, घूम भी सकते हो। लेकिन जो अमूर्त होती है, जिसको आप केवल महसूस कर सकते हो, अब गरबा के नृत्य आप देख रहे हो, लेकिन गरबा जैसे शब्द को कैसे समझोगे? नवरात्र की पूजा देख रहे हो, लेकिन आप उसे कैसे? तो ये सभी चीजें हैं। और लास्ट के जो 5-6 वो इंपॉर्टेंट है, जरा उनको याद रखना। कि योग की बात करें तो 2016 में इसे विरासत माना गया, अमूर्त सांस्कृतिक। नवरोज, जो कि फारसी त्योहार है, 2016 में इसको किया गया। कुंभ मेला, प्रयागराज का कुंभ मेला, हालांकि भारत में 4 जगह कुंभ मेले लगते हैं, उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में, और इलाहाबाद में। लेकिन जो इलाहाबाद प्रयागराज वाला जो कुंभ मेला आयोजित हुआ था योगी जी की गवर्नमेंट में, तो 2017 का जो कुंभ मेला था, इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। ये उत्तर प्रदेश का स्पेशल प्रश्न भी बन सकता है। और कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में, और लेटेस्ट इस बार गुजरात के गरबा को 2023 में। हालांकि नेशनल करंट अफेयर्स में मैंने इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। तो यहां तक तो हमने देखा कुछ विदेशी संबंध, और अब हम आगे चलते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम या अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक, जहां पे भारत की स्थिति क्या है, वैश्विक स्थिति पे कौन शीर्ष पर है, कौन सबसे अंतिम पायदान पर है। तो इन सभी चीजों को कलेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब आप कहोगे सर इसको तो आपने करा दिया था पहले ही। जी बिल्कुल, मैंने करा दिया था इसको कल की क्लास में इंटरनेशनल रिलेशन में घटना सार के द्वारा। लेकिन इसमें कुछ और भी नई अपडेट्स मुझे घटना चक्र में मिली ई दृष्टि में, तो मैंने इसको एक अलग हेडिंग के तौर पे लिख दिया। जैसे COP28 के दौरान इसे जारी किया गया था। COP28 कहाँ हुआ था? दुबई, यूएई के दुबई में। और इसको जो जारी किया था जर्मन वॉच संस्था के द्वारा, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से इसे जारी किया था।
इसमें एक और संस्था है जो छूट गई है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा गूगल पर। तो हालांकि जो है कि जर्मन वॉच ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो इसमें क्या था कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इस पे कोई भी देश सम्मिलित नहीं हो पाया, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमें चाहिए था वो प्रदर्शन दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। इसलिए रैंक 1, 2, 3 खाली रह गई। और ये हमेशा हो रहा है लगातार 4 सालों से कि रैंक 1, 2, 3 पे कोई भी देश स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, बल्कि रैंक 4 पर सबसे शीर्ष पर आता है डेनमार्क, रैंक 5 पर एस्टोनिया आता है, और भारत की बात करें तो रैंक 7 पर आता है। तो अगर मैं 4 से ही काउंट करूं तो भारत की रैंकिंग क्या देखी जाएगी, 4, 5, 6, 7। इट मीन्स कि चौथे नंबर पे भारत आ रहा है, लेकिन हम उसे 1, 2, 3 में जब कोई भी देश शामिल नहीं तो हम भारत को 7वें नंबर पर रखते हैं। और यह 19वां संस्करण जारी किया गया, क्योंकि यहाँ पे शीर्ष 3 स्थान जो थे रैंक 1, 2, 3 किसी भी देश को यहाँ पर नहीं दिया गया, क्योंकि उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था। इस बार इसमें 63 देशों के साथ यूरोपीय यूनियन को भी शामिल किया था। यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य देश हैं ये मैंने कई बार बताया, आज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए कि जलवायु परिवर्तन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है ग्रीन हाउस गैसेस से, और जिसके लिए UNFCCC के द्वारा लगातार समिट कराई जाती है। COP28 कराया जा रहा है, COP29 भी होगा, COP26 भी हुए। तो UNFCCC के द्वारा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके द्वारा ये समिट कराई जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण देशों के नाम है जो सबसे अधिक दुनिया में उत्सर्जित करते हैं। जब तक इनका उत्सर्जन 0 नहीं होगा या कम नहीं होगा, तब तक क्लाइमेट चेंज में स्थिति में परिवर्तन कुछ खास नहीं होगा। तो जैसे चाइना जो है कि सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक है, दूसरे नंबर पे CO2 उत्सर्जक आता है USA, और तीसरे नंबर पे हमारा आता है भारत। तो ये 3 महत्वपूर्ण देश हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्सर्जन करते हैं। अगर इनके उत्सर्जन को मिनिमाइज कर दिया जाए तब जाके कुछ हम कह सकते हैं कि ग्लोबल स्तर पे जो क्लाइमेट चेंज है वो थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। जैसे कि टाइम पत्रिका के द्वारा हर साल का एक व्यक्ति को चुना जाता है कि जो सबसे टॉप मोस्ट व्यक्ति रहा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का। तो 2023 के लिए अमेरिकी एक सिंगर है, अमेरिकी गायिका जिनका नाम है टेलर स्विफ्ट, इनको चुना गया। और इस तरह इस पत्रिका के कवर पेज पर ये 2 बार स्थान पाने वाली पहली महिला है। जो टाइम पत्रिका है, अब जैसे आप लोग इंडिया टुडे पढ़ते हो या कुरुक्षेत्र पढ़ते हो, योजना पढ़ते हो, तो उसके कवर पेज पे ऊपर किसी न किसी एक सेलिब्रिटी का या किसी एक नेता का या किसी एक सोशल वर्कर का फोटो होता है। क्यों छापा जाता है? क्योंकि इसका मतलब वह व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट था कि पूरी मैगजीन में उसको शीर्ष पर स्थान मिला है, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार से टेलर स्विफ्ट जो कि गायिका हैं, और इन्हें 2017 में भी टाइम पत्रिका के कवर पेज पे फोटो मिली थी और 2023 में भी मिली है। इस प्रकार ये दुनिया की पहली महिला बन गई जिनको 2 बार इसके कवर पेज पर स्थान मिला है, जो कि टाइम पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमेरिका के द्वारा जारी की जाती है। और टेलर स्विफ्ट इनका नाम याद रखिएगा। अगर मैं कहूं कि भारत की तरफ से कोई ऐसा रहा है जो टाइम पत्रिका में रहा या छाया या इसका नाम आया, तो हम कहेंगे भारत की तरफ से एकमात्र 1930 में महात्मा गांधी जी को चुना गया था टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर। उसके बाद से आज तक कोई भी व्यक्ति भारत का पर्सन ऑफ द ईयर नहीं बन पाया टाइम पत्रिका के अनुसार। इवन कि नरेंद्र मोदी जी को भी कुछ अलग अलग श्रेणियों में दिया गया था, लेकिन संपूर्ण या समग्र श्रेणी में नहीं दिया गया। अब आ जाते हैं नदी डॉल्फिन पे। हालांकि नदी डॉल्फिन के बारे में मैंने आपको, जब उत्तर प्रदेश का एक करंट अफेयर्स टॉपिक था नेशनल में ही, कि उत्तर प्रदेश के द्वारा जलीय जीव घोषित किया गया अक्टूबर 2023 में, किसको? ये आपके नदी डॉल्फिन को, गंगा नदी डॉल्फिन को। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट मुझे मिले तो उनको मैंने अपडेट किया कि विश्व में 7 प्रजातियां नदी की डॉल्फिन मिलती है, मतलब नदी डॉल्फिन की, जिसमें 6 प्रजातियां अभी जीवित है और 1 प्रजाति विलुप्त हो चुकी है जो कि खत्म हो चुकी है। तो पहले हम 7 की बात करेंगे। जैसे अमेजन नदी डॉल्फिन, यानी जो अमेजन नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। दूसरा सिंधु नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन। तीसरा गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, जिसको हम लोग गंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं। चौथा इरावदी नदी, जो कि म्यांमार में बहती है, इरावदी नदी, यहाँ पर भी डॉल्फिन है। और तुकुजी नदी डॉल्फिन, तुकुजी नदी डॉल्फिन, और यांगजी फिनलेस डॉल्फिन, और एक आती है बैजी, जिसको हम चीन नदी डॉल्फिन भी कहते हैं, लेकिन इसको 2006 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसीलिए ऊपर की ये जो 6 डॉल्फिन है यही बस जीवित है। बाकी 7वें स्तर की जो प्रजाति है बैजी या चीन नदी में डॉल्फिन, 2006 में ही इसको समाप्त कर दिया गया, विलुप्त घोषित कर दिया गया कि अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और है, हालांकि डॉल्फिन के बारे में मैंने नेशनल में 4 ही केवल प्रजाति बताई थी, लेकिन विश्व स्तर पर केवल 7 होती हैं, जिसमें 6 जीवित हैं। तो इसमें जो और बात आई कि ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन्स बाय 2030, एक समिट जारी की गई थी और उसमें ये घोषणा पत्र जारी किया गया पहली बार, कहां पर?
कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में, जहां पे 11 देशों ने मिलकर ये कहा कि हम ग्लोबल डिक्लेरेशन जारी कर रहे हैं कि जो नदी की डॉल्फिन है उनका हम संरक्षण करेंगे, जो 6 प्रजातियां रह गई उनका हम पूरी तरीके से संरक्षण करेंगे। और इसके लिए जो समिट हुई वो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में हुई और भारत भी इसमें शामिल है। तो बस यही एक इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक का लक्ष्य बनाया गया कि किसी भी प्रकार से हम इन प्रजातियों का संरक्षण करें और इन डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि करें। आ जाते हैं अब हम क्यूएस संस्था के द्वारा। क्यूएस क्या है? एक ब्रिटिश कंपनी है या ब्रिटिश संस्था है जिसके द्वारा एशियाई यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की जाती है और वर्ल्ड स्तर पर भी जारी की जाती है। लेकिन हम पढ़ेंगे पहले एशियाई यूनिवर्सिटी। तो ब्रिटिश कंपनी क्यूएस के द्वारा प्रकाशित किए गई है क्यूएस एशिया विश्व रैंकिंग 2024। अब यहाँ पर जब एशिया के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग पढ़ रहे हैं तो हम एशिया में जितने भी देश हैं उनमें जितने भी विश्वविद्यालय हैं हम उनकी गणना करेंगे। तो नवंबर 2023 को जारी किया गया और ये 16वां संस्करण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एशिया में 3 महत्वपूर्ण देश हैं, चाइना, जापान, भारत। बाकी बहुत सारे आसियान देश भी हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ा देश है और दूसरे स्तर पर आएगा आपका भारत। तो देखा जाए कि जहां पर क्षेत्रफल अधिक है वहीं यूनिवर्सिटी सबसे अधिक होंगी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया इस रैंकिंग में। कितने विश्वविद्यालय? 148, जो कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय थे। इतने विश्वविद्यालय चाइना के भी शामिल नहीं किए गए इस रैंकिंग में। तो कितने शामिल हुए इस रैंकिंग में भारत के? 148। लेकिन टॉप मोस्ट रैंकिंग की बात करेंगे तो रैंक 1 पे चीन का एक विश्वविद्यालय है, पेकिंग यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं। ये एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो क्यूएस रैंकिंग ने क्या बताया कि चीन का जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है वो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। तो अब इसी स्तर पे देखें कि भारत की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो भारत के अंतर्गत तो रैंक 1, 2, 3 होंगी, लेकिन वैश्विक स्तर पे उनकी रैंक अलग होगी। तो एशिया में हम देखेंगे कि 40वीं रैंक मिलती है आईआईटी बॉम्बे, जो कि भारत में पहली रैंकिंग मिलेगी। 46 नंबर पे आईआईटी दिल्ली होता है जो कि भारत में सेकंड नंबर पे आती है। 63 नंबर पे आईआईटी कानपुर होता है जो कि भारत में 6ठे नंबर पे आती है। तो एशियाई रैंकिंग में अगर हम बात करते हैं तो 40वें नंबर से शुरू होती है भारत की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, 40, 46, फिर 63। तो आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, तो ये याद रखना आपको। अब आगे चलते हैं सीएफई संधि। क्या होती है सीएफ संधि दोस्तों? तो इसकी फुल फॉर्म होती है, अगर आप देखोगे, कि ट्रिटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप, यानी यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि। हालांकि इस संधि की शुरुआत 1992 में की गई थी, जब यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया था, शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, रसिया का विघटन हो चुका था। तो उस समय जितने भी नाटो के देश थे और वर्सा संधि, वार्सा पैक्ट जिसे हम कहते हैं, जिसका नेतृत्व यूएसएसआर के द्वारा किया जा रहा था और नाटो का नेतृत्व यूएसए के द्वारा किया था। 2 विचारधाराओं के युद्ध हो रहे थे, कोल्ड वार। तो वार्सा पैक्ट में जितने सदस्य थे और नाटो के जितने सदस्य थे, उन्हीं के कुछ प्रमुख देशों ने इसको मिलकर 1992 में इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि स्थापित की गई थी, जिसमें पारंपरिक जो सशस्त्र बल है उस पर निगरानी रखी जाएगी और उनकी लगातार कमी करने का प्रयास किया जाएगा। तो जैसे ही रूस ने जब यूक्रेन पर अटैक किया, क्रीमिया पर अटैक किया, तो इस वजह से रूस की वजह से पूरा का पूरा यूरोपीय देश में अशांति का माहौल फैल गया। तो पूरे यूरोपीय देशों ने एकजुट होकर रूस को कई जगह से बाहर कर दिया, जैसे G7 से बाहर कर रखा है उसे, जो है कि अभी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से भी बाहर कर दिया गया है और अब CFE संधि से भी बाहर कर दिया गया है। तो इस समय के मतलब उस समय के नाटो और वार्सा संधि के जो सदस्य थे, इन्हीं के द्वारा संपन्न की गई थी। तो CFE संधि से बाहर कर दिया गया है, किसको? रूस को बाहर कर दिया गया है। अब यहीं पर इजराइल की जरा हम बात कर लेते हैं। जो इजराइल फलस्तीन, जो गाजा का, हमास का जो अटैक हो रहा है, तो ऑपरेशन अजय भारतीय सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसमें इजराइल से भारतीयों को बाहर निकालने का ऑपरेशन चलाया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया, तो यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए, कि जो यूक्रेन और रसिया वार हो रहा था तो उसमें जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं, तो वहां से यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। और ऑपरेशन अजय की बात करेंगे तो इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए। अब आपको एक कमेंट सेक्शन में मैं प्रश्न देता हूं कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जब आपके ये आपका जो ईरान था, नहीं ईरान नहीं था, इराक और सीरिया वगैरह थे, जहां पर तूफान वगैरह आया था, जो है कि भूकंप वगैरह, तो वहां से निकालने के लिए। तो आप लोग इसको बताइएगा। तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करेंगे आपके साथ, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, कि विश्व के स्तर पे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की एक लिस्ट जारी की जाती है। और ये जो जारी की जाती है UNWTO, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। 12th फेल वाला हाल मत कीजिएगा, जैसे मनोज जी ने अपने मेंस में टूरिज्म इन इंडिया को क्या लिख दिया? टेररिज्म इन इंडिया,
क्योंकि उनकी आतंकवाद वाले हिस्से पर बहुत ही पकड़ थी या बहुत अच्छी जो है कि कमांड थी, और उन्होंने देखा कि टूरिज्म है कि टेररिज्म, और उन्होंने टेररिज्म इन इंडिया लिख दिया, जबकि लिखना क्या था, टूरिज्म इन इंडिया। तो आप लोग भी WTO को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मत समझना, क्योंकि आप हमेशा वही पढ़ते आ रहे हो। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएन के इस संस्था के द्वारा इस पहल को 2021 में लॉन्च किया गया था कि विश्व के स्तर पे हम कुछ ऐसे शहरों को, ऐसे गांवों को, ऐसे जिलों को विकसित करेंगे जहां पे पर्यटन की मांग लगातार बढ़ाई जा सकती है, पर्यटन का डिमांड बढ़ाया जा सकता है। तो वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो बहुत सारे गांवों को लॉन्च किया गया, जिसमें डिटेल कवर करें कि समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एक समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची जारी की गई, और ये तीसरा संस्करण है, क्योंकि 21 में लॉन्च हुआ, 22 में लॉन्च हुआ, और ये 23 वाला आया है। तो अगर हम वैश्विक स्तर पे देखें तो वैश्विक स्तर पे 54 गांवों की एक लिस्ट जारी की गई। कितने गांव थे उसमें? 54 गांव थे। उस 54 गांव में वैश्विक स्तर पे भारत का भी एक महत्वपूर्ण गांव है जिसका नाम है धोरडो गांव। इसको भी महत्वपूर्ण जगह मिली कि यह भी विश्व के स्तर पे 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल हुआ है। और ये गांव कहां पर है पूछा जाएगा अगर आपसे, तो आपको बताना है कच्छ के रण, यानी गुजरात के कच्छ जिले में धोरडो में वार्षिक रण उत्सव आयोजन किया जाता है, और यही आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। तो धोरडो याद हो गया। और जब WTO यानी UNWTO जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जब इसके द्वारा पहला संस्करण जारी किया गया था 2021 में, तो भी वहां पर एक गांव शामिल किया गया था भारत का, जिसे हम लोग पोचमपल्ली कहते हैं, और ये तेलंगाना में स्थित है। ये उस समय शामिल किया गया था, और इसे भारत का सिल्क शहर भी कहा जाता है पोचमपल्ली में। अच्छा, इस समय की बात करें अगर हम 2023 की, तो इसने MP के मंडला जिले को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम सूची में शामिल किया है। एक तो होता सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जिसमें हमें धारोडो को जो है कि नाम मिला, धोरडो को, लेकिन एक और लिस्ट जारी करता है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए अपग्रेड करने का कार्यक्रम कौन चला रहा है, तो MP का मंडला चला रहा है, तो इसे भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब आते हैं नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे, जो अभी 2023 में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, आपको पता होगा, अर्थशास्त्र में, शांति में, साहित्य में, भौतिकी में, चिकित्सा में, रसायन में। तो इनमें किन किन वैज्ञानिकों को दिया गया, इनको हम लोग कवर करेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर्स में 70 टॉपिक कवर किए, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में घटनासार और ई दृष्टि को मिलाकर टोटल 57 टॉपिक कवर कर रहे हैं, और इस 57 टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, जिसकी PDF के लिए आज मैं सामने एक अपडेट लाऊंगा छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से, जहां पर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि PDF कैसे आपको मिल सकती है, कैसे आप उसे परचेस कर सकते हैं, कितनी PDF तैयार है, कितनी नहीं, ये सारी जानकारी आज शाम की वीडियो में मिल जाएगी। क्योंकि लगातार करीब 50 लोगों से अधिक लोगों ने डिमांड कर दी कि सर PDF दे दीजिए, अब टाइम बहुत कम है। मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूं, जिसकी वजह से यूपी स्पेशल की कल क्लास नहीं आई, 2 दिन से वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास नहीं आई है, तो मैं भी कोशिश में लगा हूं कि किसी भी तरीके से अगले 1 से 2 दिन में मैं बना देता। तो मैंने लगातार मेहनत की और पूरी करंट अफेयर्स तैयार हो चुकी है, बस जो सेगमेंट बचे वो भी आज कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो शाम को उसकी अपडेट आ जाएगी, और उसकी अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि वहां पर उसकी अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो देखते हैं, इसको हम नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र की श्रेणी में क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। क्लाउडिया जो गोल्डिन है, क्लाउडिया गोल्डिन, ये एक महिला है जो कि अर्थशास्त्र में सोलो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है। ध्यान देना, सोलो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है। इससे पहले 2009 में एलिनोर ओस्ट्रम को मिला था, और 2019 में एस्थर डफलो को मिला था। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये तीसरी महिला है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे 1990 में इन्होंने बुक लिखी थी क्लाउडिया गोल्डिन ने, अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वीमेन, ये एक पुस्तक थी। दूसरी 2021 में पुस्तक आई थी कैरियर एंड फैमिली, कि हम करियर को चूज करें या फैमिली को चूज करें। बहुत सारी महिलाओं के सामने प्रश्न होता है। और अगर हम बात करें कि महिला श्रम बल शीर्षक पर इन्होंने इस बार वर्क किया था, इन्होंने बताया कि कैसे यू आकार में जो है कि महिलाओं का विकास हो रहा है, कि पहले महिलाएं जो है कि कृषि के क्षेत्रों में सबसे ऊपर रहती थी, सबसे अधिक काम करती थी, फिर धीरे धीरे जो है कि वो घरेलू काम में व्यस्त हुई, अब सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक महिलाएं बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेशन सेक्टर में, रिसेप्शन सेंटर पे, सर्विस सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। तो महिला की श्रम बल की जो भागीदारी है, इस शीर्षक पर ही ध्यान में रख के इनको नोबेल प्राइज दिया गया, जिसके लिए मैंने विजन IAS की मंथली मैगजीन में पूरा डिटेल से इस चीज को कवर किया था, तो आप वहां पर देख सकते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है आपकी शांति की। तो ओस्लो नॉर्वे स्थित नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा यह पुरस्कार ईरानी महिला को दिया गया शांति के लिए, जिनका नाम क्या है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। और ये दूसरी ईरानी महिला होंगी जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि इससे पहले 2003 में शिरीन अबादी को दिया गया था, शिरीन अबादी को। तो ये महिला के स्तर पे दूसरी
ईरानी महिला हैं जिन्हें शांति का ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। इससे पहले शिरीन एबादी को भी दिया जा चुका है। आगे देखते हैं और कोई कैटेगरी की बात करेंगे। अच्छा, इनकी बात मैं अगर करूं, जो नरगिस मोहम्मदी की मैं बात कर रहा था, तो ये एक महिला कार्यकर्ता हैं, महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण को कम करने के लिए जो मानवाधिकारों की बात करती हैं। तो कुल मिला के महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित हैं और इस श्रेणी में ही इनको ये शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। साहित्य की बात करेंगे तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा नॉर्वे के ही साहित्यिक लेखक हैं जॉन ओलाव फासे, इनको ये साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया। और जिस शैली में ये उपन्यास लिखते हैं उसको नॉर्वे में कहा था फासे मिनिमलिज्म। फासे मिनिमलिज्म मतलब इनका अपना एक अलग शैली होगी उपन्यास लिखने की, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक शैली होती है उपन्यास लिखने की कि किस तरीके से वो लिख रहा है, डायलॉग फॉर्म में लिख रहा है या कैरेक्टर फॉर्म में लिख रहा है या ड्रामेटिक फॉर्म में लिख रहा है। तो ये अलग अलग शैली है, तो इनकी शैली को फासे मिनिमलिज्म कहा जाता है। अगला बात करेंगे रसायन की। रसायन की बात करें तो संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को ये दिया गया रसायन के क्षेत्र में, मोगा बावेंडी। अब इसे मौगी बावेंडी की जगह आप मैगी भी कर सकते हो, भाई नाम बिगाड़ सकते हो, मैगी से याद हो सकता है, जिससे भी आपको याद रहे। दूसरे हैं लुइस ब्रुस या लुइस ब्रस कह दीजिए। तीसरे हैं एलेक्सी एक्कीमोव। तो ये 3 व्यक्ति हैं जिनको संयुक्त रूप से रसायन का दिया गया। क्यों दिया गया, कौन सी ऐसी इन्होंने खोज की, तो क्वांटम डॉट्स की इन्होंने खोज की है। क्वांटम डॉट्स की खोज की। क्वांटम डॉट क्या होते हैं, तो ये नैनोमीटर के आकार के अर्धचालक क्रिस्टल होते हैं और जिसके आकार के आधार पर इनके अलग अलग रंग होते हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग की अगर हम बात करें तो QLED तकनीक पर आधारित कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी स्क्रीन, LED लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए मिला। फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में भी संयुक्त रूप से मिला है पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंक क्राउज को और एनी एल व्हिलियर को मिला है। और इन्हें क्यों मिला, एटो सेकेंड पल्स की खोज के लिए। एटो सेकेंड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति को मापा जाता है। जो आपके किसी भी परमाणु या अणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं नेगेटिव रूप में, इसकी बहुत तेज गति होती है जिसको एटो सेकेंड पल्स में ही मापा जाता है। और एक एटो सेकेंड की वैल्यू होती है 10⁻⁻18 सेकेंड। 10⁻18 सेकेंड। आगे देखते हैं हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है दोस्तों। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी संयुक्त रूप से 2 वैज्ञानिकों को मिला है। तो किसको किसको मिला है, कैटालिन कारिको को और ड्रू विस्मैन को। ड्रू विस्मैन को मिला है। और इन्हें किस खोज के लिए मिला है, तो न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन की खोज हेतु। जैसे हमारे जो RNA और DNA में जो न्यूक्लियो बेस होते हैं ना, नाइट्रोजनी बेस, जिसको हम लोग ATACG बोलते हैं, जो है कि तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन ये सब होते हैं। तो इसी को हम लोग जो DNA और RNA में पाया था न्यूक्लियो बेस, तो इसके मॉडिफिकेशन से रिलेटेड इनको खोज के लिए मिला। क्योंकि कोविड-19 के टीकाकरण के दौरान mRNA आधारित जो वैक्सीन के लिए जो मॉडिफिकेशन करना था वो इनके द्वारा बहुत बेहतर तरीके से किया गया। तो इसके लिए इन्हें खोज करने पर दिया गया है नोबेल प्राइज। अब आ जाते हैं हम अगला, यूएनओ का जो 78 सत्र भी आयोजित हुआ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ का प्रत्येक वर्ष एक सेशन होता है जिसमें जितने भी सदस्य देश होते हैं उनके प्रमुख या उनके प्रतिनिधित्व वहां आके बैठते हैं और वैश्विक स्तर पर चर्चा करते हैं, सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन ये प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित होती है। तो प्रत्येक वर्ष जब सितंबर माह में आयोजित होती है तो सितंबर 2023 में जब ये आयोजित की गई तो यहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने भारत की प्रतिनिधित्व किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया। 78 सत्र के जो अध्यक्ष थे वो थे डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनिदाद टोबैगो, जो आपको देखोगे प्रशांत अटलांटिक महासागर में जो आइलैंड से छोटे छोटे जो क्यूबा वगैरह के आसपास जो है, तो वहां पर ही ये वहां के ही प्रेसिडेंट हैं। तो डेनिस फ्रांसिस, वहां से इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इससे पहले जब 77 सत्र हुआ था पिछली वर्ष सितंबर 2022 में, तो कसाबा कोरोसी जो कि हंगरी के थे, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इतनी बात क्लियर। अब आगे चलते हैं I2U2। I2U2 की बात करेंगे तो इसमें 2 I और 2 U होते हैं। इट मीन्स कि इंडिया, इजराइल, ये हो गया I2, और U2 का मतलब UAE और USA, अमेरिका और कौन, दुबई। दुबई सफिक चच्चा के लग गए, ठीक है। तो दुबई वाला जो है इट मीन्स कि UAE, और ये हो गया आपका I2U2। तो इनके द्वारा क्या किया गया कि इनका ये उद्देश्य था कि हम लोग 6 पारस्परिक पहचाने गए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेंगे निवेश के माध्यम से। तो कौन से ऐसे 6 क्षेत्रों को इन्होंने प्रमोट करने की बात की, जल को यानी वाटर, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी। तो ये 6 सेक्टर थे जिसमें इन्होंने कहा कि हम लोग आपस में निवेश करके इन 6 सेक्टरों में I2U2 देशों के मध्य इसका विकास करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन्होंने स्पेस के मामले में विकास किया। तो सितंबर 2023 में I2U2 द्वारा संयुक्त रूप से संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम ज्वाइंट स्पेस वेंचर का अनावरण किया है, जहां पर ये चारों देश जो है कि अंतरिक्ष के लिए जो भी कार्यक्रम चलाएंगे इसमें शामिल होकर चलाएंगे।
अगर हम बात करें कि ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये आर्टेमिस समझौते के अनुरूप है। आर्टेमिस समझौता क्या था, मैंने अभी आपको बताया भारतीय अमेरिका संबंध में कि नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण केंद्र के रूप में, कि नागरिकों के लिए हम अंतरिक्ष की खोज करेंगे और अंतरिक्ष से जो भी हमें डेटा कलेक्शन मिलेगा, जो भी खोज मिलेगी, रिसर्च मिलेगी, डिटेल मिलेगी, वो हम नागरिकों के हित के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये आर्टेमिस समझौता कहीं ना कहीं नैतिकता को दर्शाता है। तो इस बार भी ये इन्होंने जो स्पेस वेंचर, ज्वाइंट स्पेस वेंचर का जो अनावरण किया वो आर्टेमिस सिद्धांतों के अनुरूप ही काम करेगी। अब चलते हैं कुछ और रैंकिंग और इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अब यहां पर देखिए सबसे अधिक आपको रटना होता है भारत की रैंकिंग और जारीकर्ता, बस यही रटने होते हैं। 5 से 6 रैंकिंग है, इसको हम लोग कवर करेंगे। हालांकि कुछ इकोनॉमिक्स में कवर होंगी, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगी, कुछ नेशनल लेवल पर थी तो वो मैंने नेशनल की क्लास में कवर की, 1-2 रैंकिंग मैंने कल की इंटरनेशनल रिलेशन क्लास में कवर किया है। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग की बात करें 2023 की, तो इसको वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग भी कहते हैं। इसका प्रकाशन आईएमडी के द्वारा किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा, जिसमें रैंक 1 आई है आपकी स्विट्जरलैंड की और रैंक 2 आई है लग्जमबर्ग की। लेकिन अगर हम बात करें रैंक 3 या रैंक 4 या जो भी इंडिया की रैंकिंग, तो इंडिया की रैंकिंग है दोस्तों 56 2023 में, जो कि गिरावट दर्ज करती है क्योंकि 2022 में रैंक 52 थी। और पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्रों की अगर हम बात करें जिसमें 14 देश आते हैं, तो उसमें भारत की रैंकिंग 12 है। अब चलते हैं सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग की बात करेंगे कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश कौन है। तो रैंक 1 आती है आपकी स्विट्जरलैंड की, रैंक 2 कनाडा की, और भारत 30वें नंबर पे आता है, दुनिया के 30वें नंबर पर आता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ देशों की श्रेणी में आता है। यहीं पर हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2024 की बात कर लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दर्जा कौन सा है। तो रैंक 1 यूएसए है, यानी कि यूएसए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जापान और 5वें नंबर पर है भारत, क्योंकि भारत ने इंग्लैंड को पछाड़ते हुए रैंक 5 को हासिल किया, जो कि टॉप मोस्ट 5 इकोनॉमी में आती है। तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुकी है। और अगर हम वृद्धि की बात करें, वार्षिक स्तर पे जो जीडीपी वृद्धि ग्रोथ रेट है, इन 5 देशों में या बाकी सभी देशों में सबसे अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट रही है 5.9%, 5.9%। ये पिछले वर्ष से कंपैरिजन करके बताया जा रहा है। हालांकि वैश्विक स्तर पे भारतीय जो अर्थव्यवस्था वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जापान और 5th नंबर पे आपके भारत आती है। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें कि पिछले एक वर्ष में सबसे अधिक किस इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हुआ। कितना हुआ? 5.9%। तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के प्रश्न ऐसे ही आरओ में पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू सीरीज में आप देख सकते हो लेटेस्ट आंकड़ों को पूछा जाता है। अब बात करेंगे हम अक्टूबर 2023, अगस्त 2023 में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के द्वारा अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। बस इतना ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है, अमेरिका के द्वारा, या किस महीने को घोषित किया गया, तो अक्टूबर माह को किया गया। अब आ जाते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करेंगे। जीपीआई जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको ऑस्ट्रेलिया में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया था, जिसको आईईपी बोलते हैं, आईईपी बोलते हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को कौन जारी करता है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया था। जून 2023 में जब जारी किया गया तो ये 17वां संस्करण था। यूरोप की बात करेंगे तो ये विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र है, यानी यूरोप में जितने भी देश आते हैं आपके 30-35 देश, वो सारे के सारे शांतिपूर्ण स्थापना करते हैं, शांतिपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं यूरोप को। और सबसे अशांत क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें आपका आ जाता है मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका। विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है जो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका है, जो कि खाद्य संकट को लेकर जूझ रहा है, हेल्थ को लेकर जूझ रहा है, भोजन को लेकर जूझ रहा है, शिक्षा को लेकर, पानी को लेकर, तमाम जो है कि, और साथ ही साथ 0 डिग्री के निकट होने की वजह से गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, हीटिंग, ये सभी समस्याओं से जूझ रहा है। इसलिए सबसे अशांतिक क्षेत्र है, अशांत रहने वाला क्षेत्र माना गया है। अब इसमें अगर बात करें रैंक 1 की तो आइसलैंड आएगा। भारत की बात करें तो 126 है। अगर हम बात करें रैंक 17 तो भूटान। आपको पता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी भूटान के द्वारा ही जारी की गई थी, जिसको हम लोग विश्व खुशहाली रैंकिंग कहते हैं। तो भूटान 17 नंबर पे है, जो कि दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। सोचिए भूटान में कोई भी चेचे पोपो नहीं है, शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं लोग, बहुत पीसफुल रहते हैं, पीसफुल माइंड के साथ, क्रिएटिव माइंड के साथ रहते हैं। तो भूटान आपका दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है, क्योंकि सबसे अधिक अच्छी रैंकिंग इसी को मिली है दक्षिण एशिया से। और अंतिम रैंकिंग जो मिली है 163 अफगानिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे जब से तालिबान आया है तब से यहाँ पे बहुत ही अशांति स्थापित हो गई है। आगे चलते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करेंगे। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा
जून 2023 में जारी किया गया, जिसका शीर्षक था सूचकांक, यह सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 के नाम से प्रकाशित किया गया। तो एनर्जी ट्रांजिशन में 120 देश शामिल थे, जिसमें रैंक 1 आएगी स्वीडन की और रैंक 67 आएगी भारत की। तो यहाँ पे बस आपको रैंक को याद रखना है और कुछ नहीं करना है। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2023। इसको जारी कौन करता है दोस्तों? तो UNSDSN जारी करता है। मतलब जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, इट मीन्स कि UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें 2015 में इसको एक इंफॉर्मेशन दें कि UN सदस्य देशों के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसका टारगेट ईयर है 2030 तक। तो UNSDSN के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और जिसकी थीम क्या थी? इम्प्लीमेंटिंग द SDG, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए अभी भी आपके पास 7 साल है। उसको अगर अभी से हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं 2030 तक हम काफी अच्छी मात्रा में इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो टोटल 166 देश शामिल किए गए थे, जिसमें रैंक 1 दी गई थी फिनलैंड को और रैंक 112 दी गई थी भारत को। तो भारत की रैंकिंग कितनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में? वैश्विक स्तर पे 112 है। अब यहाँ पे आती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की बात करेंगे 2023 की। तो 2006 से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जा रही है। जून 2023 में इसकी 17वीं रिपोर्ट जारी की गई। इसमें 4 मापदंड को शामिल किया था। ध्यान देना, लैंगिक अंतराल की बात कर रहा हूं तो लैंगिक अंतराल का मतलब होता है पुरुष और महिलाओं के काम में या किसी भी चीज में कितनी अंतर की कमी आ रही है, मतलब अब कितनी अधिक मात्रा में हम समानता की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले मापदंड होना चाहिए कि आर्थिक भागीदारी और अवसर कितना है महिलाओं का पुरुषों का किसी क्षेत्र में। शिक्षा की प्राप्ति का लेवल कितना है? आज भी हम देखेंगे भारत के कई गाँव में महिलाएं केवल इंटर पास करती हैं, 12th पास, और उनके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। कुछ शहरों में जो है कि हाई क्लास शहर मेट्रो सिटीज में महिलाएं मास्टर डिग्री तक, रिसर्च, PhD, डॉक्टरेट तक कंप्लीट करती हैं और फिर एक अच्छी जॉब भी करती हैं। तो हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति अभी भी खराब है, जबकि वही गांव में उसी लड़की का भाई इंटर के बाद BA करेगा, MA करेगा, फिर कोई नौकरी ढूंढेगा। तो हायर एजुकेशन अभी भी लड़कियों को नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता की बात करें तो हेल्थ को लेकर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन है। और राजनीतिक सशक्तिकरण अभी भी भारत में बहुत कम है। हालांकि वैश्विक स्तर की बात हो रही है तो वैश्विक स्तर पर भी कई ऐसे देश हैं जहां पे पहली बार इतिहास बनता है कि कोई महिला राष्ट्रपति बनी। हम भारत में ही देखें तो पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कब बनी? अभी मुश्किल से 15 साल पहले बनी है। तो देखिए भारत 70 साल से आजाद है, 50-60 साल के बाद पहली महिला राष्ट्रपति बनती है। इससे पहले किसी भी महिला राष्ट्रपति बनाई नहीं गई। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री बनी। तो इस तरीके के जब ऐतिहासिक क्षण होते हैं तो बहुत उसको हाइप क्रिएट किया जाता है। पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है उसमें देखोगे तो मोदी जी के द्वारा सितंबर 2023 में पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई मोदी सरकार के द्वारा। तो इससे पहले लोकसभा, राज्य विधानसभा में आती थी महिलाएं, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं था। सीट जीत गई तो ठीक, नहीं जीती तो बाहर, रिजर्वेशन नहीं था। तो इस पे भी देखिए कितना हाइप क्रिएट किया गया। तो ये सारे पॉइंट होते हैं जहां पर देखा जाता है कि लैंगिक अंतराल कितना है। तो इस बार 146 देशों का अध्ययन शामिल किया गया, जिसमें रैंक 1 दी गई थी आइसलैंड को, रैंक 2 नॉर्वे को और भारत को दी गई रैंक 127। 146 देशों में 127 रैंक मिली है। अब चलते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, जिसको हम कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कहते हैं। इसको भी IMD के द्वारा जारी किया था, इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट। 64 अर्थव्यवस्थाओं का इसमें सर्वेक्षण किया गया। रैंक 1 दी गई डेनमार्क को, रैंक 40 दी गई भारत को और एशियाई प्रशांत क्षेत्रों में इसकी रैंक 12 है। ऑपरेशन करुणा की बात करेंगे तो भारत द्वारा म्यांमार में आपदा राहत के लिए शुरू किया गया था और इसके तहत भारतीय नौसेना के 3 पोत शामिल थे, INS शिवालिक, INS कामोर्ता और INS सावित्री। और अभी हमने ऑपरेशन करुणा से पहले एक और ऑपरेशन पढ़ा था इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए, जब इजराइल और हमास का संकट हो रहा था। तो अभी जस्ट 10 मिनट पहले पढ़ा है। तो कमेंट सेक्शन पे आप बिना वीडियो पीछे किए अभी बताइएगा अगर आपने ढंग से सुना होगा। तो आगे चलते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे। तो क्या है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक? फ्रांसीसी NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांसीसी NGO है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मई 2023 में इसका 21वां संस्करण आया, जिसमें रैंक 1 दी गई नॉर्वे को, लेकिन रैंक 161 दी गई है भारत को, जो कि गिरावट की स्थिति को दिखाती है, क्योंकि रैंक 150 हमारी बेहतर थी 2022 में ही। अब तो इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति हो गई है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता के नाम पे 0 होता जा रहा है, क्योंकि भारत में बहुत सारी मीडिया का आज कैरेक्टर आप लोग देख रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है,
कितने लोग जो है कि सही बातों को रख रहे हैं तो कितने लोगों की हत्या हो जा रही है, बहुत सारे लोगों की। तो इस वजह से भारत की रैंकिंग में एक गिरावट हो रही है, जो कि भारत के लिए एक क्या कह सकते हैं कि शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि लगातार इस चीज में सुधार होना चाहिए, लेकिन हम लगातार गिरावट की ओर जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको भूटान के द्वारा जो है कि दिया गया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो यूएनएसडीएसएन, जो कि हमने पहले ही बता दिया, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा 2012 से प्रतिवर्ष जारी किया रहा है। मार्च 2023 को इसको जब जारी किया गया तो 137 देशों की रैंकिंग इसमें शामिल की गई। तो सबसे खुशहाल देश है आपका फिनलैंड। कौन है सबसे खुशहाल देश? फिनलैंड है। 126 नंबर पे हमारा भारत आता है, यानी हमारे भारत में खुशी नहीं है, बहुत कम लोग खुश रहते हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत में बहुत मौज मस्ती वाले लोग हैं, एकदम भोले की याद में, भगवान श्री राम की याद में डूबे हुए मग्न हैं, वो खुश हैं दोस्तों। ऐसी बात नहीं, ये रैंकिंग में मैं बिल्कुल सही नहीं मानता इस रैंक को। और 137 की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे खुशहाल नहीं, सबसे ही अखुशहाल, मतलब परेशान देश है। अब चलते हैं जरा लद्दाख और मयूरभंज की बात करेंगे। तो टाइम पत्रिका के द्वारा, अभी हमने बताया था टाइम पत्रिका के, जो कि एक अमेरिकी गायिका थी स्विफ्ट के नाम से, टेलर स्विफ्ट थी ऐसे करके, तो वो पहली मतलब महिला बनती है जो टाइम पत्रिका मैगजीन में सर्वश्रेष्ठ बनी जाती है, पर्सन ऑफ द ईयर। लेकिन उसी तरीके से टाइम पत्रिका क्या करती है, 50 महानतम स्थानों की एक लिस्ट जारी करती है प्रत्येक वर्ष। तो इस वर्ष 2023 में भारत की तरफ से लद्दाख और मयूरभंज इस 50 महानतम स्थानों में जगह बना पाते हैं टाइम पत्रिका के मैगजीन में। लद्दाख मयूरभंज में जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर काले बाघ देखने को मिलते हैं, ब्लैक टाइगर, जो कि कहीं और नहीं देखने को मिलते हैं भारत में। और लद्दाख में बात करेंगे तो भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया रहा है, जो कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत ही स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। तो ये दोनों बातें यहां से रिलेटेड थी। आगे देख लेते हैं, अब हम सिप्री की रिपोर्ट देखते हैं। सिप्री का मतलब क्या होता है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हथियारों के आयात और निर्यात से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है कि वैश्विक स्तर पे कौन से देश ने सबसे अधिक हथियारों को निर्यात किया और कौन से देश ने सबसे अधिक हथियारों को खरीदा। तो मार्च 2023 में ये जो सिप्री की रिपोर्ट आई थी, ये पिछले 4 वर्षों के आंकड़े को प्रदर्शित करती है 2018 से 22 के अंतर्गत। तो यहां पर देखते हैं कि किस देश के द्वारा हथियार बेचे गए, खरीदे गए, ये सारी की सारी रिपोर्ट सिप्री जारी करती है। तो इस दौरान बताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे अधिक निर्यातक देश, तो यूएसए ने सबसे अधिक हथियार को निर्यात किया है, रूस ने दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे फ्रांस ने निर्यात किया है। लेकिन खरीदने वाले देश कौन से थे 2018 से 22 के दौरान? तो आप देखोगे कि भारत जो है कि नंबर 1 पे आता है पूरी दुनिया में, कि भारत ने सबसे अधिक हथियार खरीदे, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब और तीसरे नंबर पे कतर होता है। अगर 2018 से 22 के दौरान अगर हम देखें कि भारत को सबसे अधिक हथियारों की आपूर्ति किसने की है, तो रूस ने की है। लगभग 45% जो है कि भारत से हथियार, मतलब भारत को हथियार आए हैं रूस से। अब चलते हैं 95 ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसमें बस इंपॉर्टेंट मैंने जो फैक्ट कवर किए वो भारत से संबंधित है, क्योंकि अभी फरवरी या मार्च में फिर से ऑस्कर अवार्ड की घोषणा होने वाली है। तो ये करंट कुछ ज्यादा ही पीछे चला गया है, ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है भारत से रिलेटेड उस चीज को मैंने जरूर कवर कर दिया कि ताकि अगर वो प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो ऑस्कर अवार्ड की बात करेंगे 2023, इसे हम लोग एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। मार्च 2023 में लॉस एंजलिस से इसे आयोजित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भारत के खाते में आया, जो कि एक एलिफेंट विस्पर करके एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर मिलेगी। अब तो हालांकि कई जगह मिल जाएगी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। इसमें हाथियों की कहानी होती है और हाथियों से संबंधित एक परिवार है, गरीब परिवार, जिसको खुद के खाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन हाथियों का पालन पोषण बहुत अच्छे से करते हैं। 2 हाथी होते हैं। इवन कि जब ये अवार्ड मिला था तो मोदी जी भी उससे, जो वास्तविक फैमिली थी जो रियल में उस हाथियों का पालन कर रही थी, उनसे जाके मिलती है, उनको काफी सुविधाओं के लिए जो घोषणा करती है, क्योंकि भारत के लिए ऑस्कर अवार्ड पा लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में एलिफेंट विस्पर को मिला था, जिसके निर्देशक थे कार्तिकी गोंसाल्वेस। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ संगीत का एक ऑस्कर अवार्ड मिला भारत को, जो कि आपने जूनियर एनटीआर और रामाचरण, जो रामचरण जी हैं, उनकी मूवी आई थी RRR, RRR। तो उस मूवी में नाटू नाटू एक सॉन्ग था, बहुत ही फेमस सॉन्ग था, जिसमें बहुत अच्छा डांस कॉम्बिनेशन किया था इन लोगों ने। तो इसको भी सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में ऑस्कर अवार्ड मिलता है। इसके लेखक की बात करें या इसके गायक की, तो राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव, इन दोनों ने मिलकर इसे गाया था। वहीं नाटू नाटू को एक और अवार्ड मिलता है 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में, बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर का अवार्ड मिलता है।
अब ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, तो ब्रेंडन फ्रेजर थे, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, तो मिशेल यो थी। तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो मैंने जोड़ दिया, हालांकि अब इस तरीके का प्रश्न पूछने की संभावना कम ही है। कुछ रैंकिंग और है जिनको मैंने डायरेक्टली लिख दिया, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंकिंग 131 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंकिंग 42 है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंकिंग 85 है, और मानव स्वतंत्रता, मानव विकास नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ह्यूमन लिबर्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूं, 2023 में 109 है। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आएगा अभी आगे मैं बताऊंगा, उसमें 131 रैंकिंग है भारत की, न कि 109। ये मानव स्वतंत्रता सूचकांक की मैं बात कर रहा हूं। वॉजेनार व्यवस्था की बात करेंगे, जैसे आपने सुना होगा जो MTCR होता है, NSG होता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसी तरीके से एक वॉजेनार व्यवस्था भी है जो कि पारंपरिक हथियारों एवं दोहरे उपयोग की तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है, कि जो पारंपरिक हथियार हैं उनकी निगरानी करता है, और दोहरे उपयोग की जो तकनीक है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी कैसी है, दोहरे उपयोग की है। अगर हम उस न्यूक्लियर प्लांट से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, अपने देश को विद्युत उत्पादन दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम उस न्यूक्लियर एनर्जी से हम पता चले परमाणु बम बनाने लग जाए, तो ये खतरनाक हो सकता है। तो ये दोहरे उपयोग हो सकते हैं किसी किसी तकनीक के, तो ऐसी तकनीकों की निगरानी करता है। और भारत के लिए क्या खुशी की बात है, क्योंकि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक भारत इसका 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष रहा था वाजेनार व्यवस्था का, और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। वर्तमान में इसके 42 देश हैं। तो दिसंबर 2023 में इसकी अध्यक्षता समाप्त हो रही है। तो हो सकता है एग्जामिनर वाजेनार व्यवस्था से कुछ बेसिक प्रश्न पूछ ले कि इसकी स्थापना क्यों हुई, ये किससे संबंधित है, या भारत इसकी अध्यक्षता कब से कब कर रहा था। फिर आते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग का मतलब दान देने वाली या सबसे उदार देश की बात करते हैं। तो नवंबर 2023 में चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया गया, और 142 देशों में बताया गया कि इंडोनेशिया सर्वाधिक उदार देश है, दुनिया का सबसे उदार देश है। और भारत की रैंकिंग की बात करेंगे तो 43, यानी 43 नंबर पे भारत को मिलती है रैंकिंग, कि भारत भी सबसे उदार देशों की श्रेणी में आता है। फिर आगे कवर करते हैं हम COP28। हालांकि COP28 को मैंने कल की क्लास में, जो घटनासार करंट अफेयर्स की क्लास थी, उसमें IR के सेगमेंट में मैंने कवर कर दिया था, लेकिन कुछ पॉइंट इसमें मुझे अपडेट करने को मिले, तो मैंने यहां पर भी इसे मेंशन कर दिया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको RORO और UPPCS की कंप्लीट आपको स्ट्रेटेजी, तैयारी सब कुछ मिलेगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप इसकी PDF परचेस करना चाहते हो तो इसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया वीडियो के नीचे, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, वहां से आप PDF को परचेस कर सकते हो। जो कि एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन मैं आज शाम, यानी 20 तारीख को मैं आज शाम में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से दूंगा कि कैसे आप PDF को परचेस कर सकते हो, कैसे उसकी पूरी जानकारी को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। COP28 की बात करें तो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को 3 गुना करने का टारगेट भी रखा गया COP28 में ही, यानी 11,000 गीगावाट स्थापित करने की बात की गई पूरे दुनिया के द्वारा। और 2050 तक हम परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने पर फोकस कर रहे हैं। तो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा 3 गुना करनी है, 2050 तक परमाणु ऊर्जा 3 गुना करनी है। मोदी जी के द्वारा इसी COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल का भी शुभारंभ किया गया, जो मिशन लाइफ से संबंधित है। तो ग्रीन क्रेडिट पहल, और COP28 में मतलब 2028 में COP33 भारत में आयोजित किया जाएगा, जबकि इससे पहले 2002 में आयोजित किया गया था। क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, जो कि मैंने कल की क्लास में पढ़ाया भी था, COP26 ग्लासगो में हुआ था, पंचामृत रणनीति दी थी मोदी जी के द्वारा। फिर COP27 मिस्र में हुआ, COP28 UAE में इस बार हुआ, COP29 आपका ब्राजील में होगा। तो ये मतलब ब्राजील में नहीं होगा, अजरबैजान में होगा। तो ये सारी चीजें मैंने कल की क्लास में पढ़ा दी थी। लेकिन भारत में COP33 कब होगा? 2028 में होगा। और यहीं पर यूनिसेफ और भारत के संयुक्त पहल से ग्रीन राइजिंग पहल का भी शुभारंभ किया गया है। COP28 में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र को भी शुरू किया गया है। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसका नाम रखा गया अल धाफरा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। और अल धाफरा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये UAE से संबंधित है, क्योंकि COP28 UAE में हो रहा है, तो यहीं पे इसका उद्घाटन किया गया, जो विश्व की सोलर एनर्जी से संबंधित सबसे बड़ा प्लांट है, मोनोसाइट यानी एकल साइट से संबंधित है। मिनीमाता अभिशमय की बात कर लेते हैं जरा हम। तो मिनीमाता क्या होता है? पारे से संबंधित होता है, क्योंकि पारे के प्रदूषण को रोकने के लिए मिनीमाता कन्वेंशन किया जाता है। तो COP5 की बात करें, ये अभी कुछ ही समय पहले शुरू हुआ है। तो COP5 का आयोजन नवंबर 2023 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया, और इसे यूनेप के तत्वाधान में शुरू किया था। जैसे COP28 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो जिसको UNFCCC के द्वारा लॉन्च किया था, UNFCCC के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है।
इसी तरीके से जो पारे का मिनीमाता अभिसमय है, इसको यूनेप के द्वारा शुरू किया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसके तत्वाधान में शुरू किया था। और यूनेप के मुख्यालय की बात करें तो यूनेप 1972 में स्टैब्लिश किया गया और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी यानी अफ्रीकी देश में ये स्टैब्लिश है। और इसकी अध्यक्षता मिनीमाता अभिसमय की इस बार क्लाउडिया डुमित्रू ने की थी, जो कि रोमानिया से संबंधित थे। और 29 अक्टूबर को मिनीमाता फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। एक मिनीमाता नाम से एक फिल्म बनाई गई थी, शॉर्ट फिल्म, जिसमें ये दिखाया गया कि पारे का जो है कि कितना प्रदूषण फैल रहा है, पारे से क्या क्या नुकसान हो रहा है और कहां कहां से इसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम कौन कौन सी ऐसी तकनीक प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम मिनीमाता जैसी जो पारे की जो प्रदूषण है उसको कम कर सकेंगे। और अगला जो है COP6 मिनीमाता से संबंधित कहां पर आयोजित होगा, तो COP6 का आयोजन चिली में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता ओस्वाल्डो पैट्रिसियो अल्वारेज पेरेज के द्वारा की जाएगी। और भारत ने भी मिनीमाता अभिसमय का रेटिफिकेशन यानी अनुसमर्थन 2018 में ही दे दिया था, भारत भी इसमें शामिल हो गया था। अब यहाँ पे GPAI की बात करें, GPAI, ये GPA मतलब गूगल पेमेंट नहीं है, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या बात है यहाँ पर कि इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में भारत मंडपम से हुआ, जो कि सितंबर में ही आयोजित किया गया था जब G20 की समिट चल रही थी। 2023-24 के लिए भारत GPAI का परिषद का अध्यक्ष बना है। GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो परिषद यानी काउंसिल है वो मुख्यतः मंत्रियों का मंत्रिमंडलीय सम्मेलन है, जो कि शीर्ष नीति निर्माता इसका माना जाता है। तो ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो भारत 2023-24 से इसके लिए अध्यक्ष बन गया है और इसे 15 जून 2020 को सबसे पहले लॉन्च किया गया था। संस्थापक सदस्य 15 देश थे, हालांकि वर्तमान में इसके 29 सदस्य हो गए। तो संस्थापक सदस्य में भारत भी हमारा पहले से ही शामिल था। तो पहला शिखर सम्मेलन इसका 2020 में कनाडा में हुआ, 2021 में फ्रांस में हुआ दूसरा, नवंबर 2023-22 में जापान में आयोजित किया गया तीसरा, और चौथा कहाँ किया जा रहा है, 2023 में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब चलते हैं प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा, प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे चैट GPT वगैरह ये सारे के सारे हो रहे हैं। डीप फेक जो है कि कई बार मोदी जी की आवाज में गाने गाए जा रहे हैं, रश्मिका मंदाना के साथ जो है कि गलत हरकत की गई, तो डीप AI के द्वारा इस तरीके से फेक AI के द्वारा किया जा रहा है। तो AI के जो दुष्परिणाम है उसको रोकने के लिए या उस पर समझौता किया जा रहा है। तो प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन कि AI का प्रयोग तो किया जाएगा, लेकिन इसका सुरक्षात्मक उपयोग होना चाहिए, न कि मिसयूज होना चाहिए। तो 2 नवंबर 2023 को ब्लेचले पार्क UK में आयोजित किया गया इसे, और भारत सहित 28 देशों तथा EU ने इसमें हिस्सा लिया था। भारत सहित 28 देश और EU ने भी इसमें हिस्सा लिया था। ब्लेचले घोषणा जो हुई है, यहाँ पे फ्रंटियर AI जो है, फ्रंटियर AI के जोखिम से निपटने के लिए पहला वैश्विक समझौता किया गया। वहीं UK में विश्व के प्रथम AI सुरक्षा इंस्टीट्यूट, ध्यान देना, विश्व में प्रथम AI सुरक्षा इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया गया, और अगली शिखर वार्ता इसकी जो सेकंड नंबर की होगी वो कहाँ होगी, फ्रांस में आयोजित की जाएगी। तो पहली कहाँ हुई, UK में हुई। आगे देखते हैं, 3 बेसिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। 3 बेसिन क्या होती है, तो जरा इसको समझ लीजिए। 3 बेसिन जो कि कर्क और मकर रेखा के बीच में अवस्थित अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन, ये 3 प्रमुख बेसिन आते हैं। अमेजन बेसिन आता है, कांगो बेसिन आता है, बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन, ये 3 प्रमुख बेसिन आते हैं। और यहाँ पर 2/3 जो है कि जैव विविधता देखने को मिलती है और 80% यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता स्पॉट माना जाता है, ये तीनों ही 3 बेसिन। तो बस आपको ये पता रहे कि 3 बेसिन कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद टॉपिक हमारा एक और बचेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नियुक्तियां की गई हैं, फिर उसके बाद ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। तो G77 शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो 16 सितंबर 2023 को G77 प्लस चीन, क्योंकि चीन G77 के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि इसको बुलाया जाता है अलग से, तो इसके साथ समिट की जाती है। और G77 मुख्य रूप से विकासशील देशों का समूह है, भारत भी इसमें शामिल है। इसका शिखर सम्मेलन घाना यानी क्यूबा में इस बार हुआ। ये इसको करेक्ट कर लेना दोस्तों, ये घाना है, ध्वाना नहीं है, घाना होगा। घाना क्यूबा में जो है कि आयोजित किया गया। 2024 में युगांडा में आयोजित होगा, 2022 में पाकिस्तान में आयोजित हुआ था, और भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी 1964 में, जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था 15 जून 1964 में। तो भारत इसका सदस्य था, संस्थापक सदस्य, तो सबसे पहले भारत में ही कर दिया गया था, जबकि चीन इस समूह का सदस्य नहीं है और भारत इसका सदस्य है। तो अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, और इसी के साथ आज की हमारी ये इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास कंप्लीट हो जाएगी।
इस तरीके से हमने नेशनल और इंटरनेशनल घटनासार और घटनाचक्र ई दृष्टि दोनों को मिलाते हुए कंप्लीट कर लिया टोटल 5 लेक्चर में। अगली क्लास आपको मिलेगी कल इकोनॉमिक्स की, जिसमें इकोनॉमिक्स में मैं एक ही क्लास बनाऊंगा, चाहे वो 1 से 1.5 घंटे की बने, जिसमें आपकी घटनासार और घटनाचक्र ई दृष्टि दोनों ही शामिल करने का कोशिश रहेगी, ताकि क्लासों की संख्या कम रहे और आपका प्रेशर कम रहे कि आप जल्दी से जल्दी इसको तैयार कर लो। और आज शाम को यानी 20 तारीख को आज मैं इसकी पीडीएफ की अपडेट आप लोगों को दे दूंगा एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से। उसके बाद आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ के लिए परचेस कर सकते हैं, वहां से पूरे यही हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ आपको बुक की नहीं मिलेगी, बुक की तो ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पोस्ट कर दी है, आप देख सकते हैं हमारे ग्रुप में है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्कशन ग्रुप भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन करिए। लेकिन मैं आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ की बात कर रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन की बात करें तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, पिछली बार यूपी पीसीएस 2023 में मैंने पढ़ाया था तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन, और वही सेम प्रश्न उठा के दे दिया गया था पीसीएस में। कई ऐसे सारे प्रश्न थे जो मैंने कहा था कि एग्जाम में आएगा, चाहे G20 का देख लीजिए या फिर डिकिन विश्वविद्यालय देखिए या तंजानिया की राष्ट्रपति की बात करें, बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैंने बताए थे करंट अफेयर्स के, और वो एज इट इज आपके यूपी पीसीएस 2023 के 14 मई 2023 एग्जाम में आ गए थे। आप पेपर उठा के देख सकते हो, मेरी क्लास को उठा के देख सकते हो, वहां पर मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये प्रश्न आएंगे। तो इस बार भी जो भी करंट अफेयर्स हमने यहाँ से पढ़ी है, अगर आप इसी को पूरा ढंग से तैयार कर लोगे तो किसी भी और बुक के लिए आपको भटकना नहीं होगा, किसी चैनल के लिए नहीं भटकना होगा, इससे बाहर करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, इक्वाडोर राष्ट्रपति कौन सेलेक्ट हुए अभी, तो डेनियल नोबोआ सेलेक्ट हुए। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन, अब थाईलैंड के नाम पे आप लोग कुछ और मत सोचिए, बस उनके प्रधानमंत्री को सोचिए। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति अभी बने हैं बोला अहमद टिनुबू। बांग्लादेशी राष्ट्रपति, जबकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भी चुनाव हुआ है, शेख हसीना वहां पे जीत गई फिर से, जो कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और घनिष्ठ और मजबूत बनाएगा। लेकिन बांग्लादेश के राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है, जहां पे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। और साइप्रस की बात करेंगे तो साइप्रस के राष्ट्रपति बने निकोस क्रिस्टोडोलाइमाइट्स बने हैं। और नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। राष्ट्रपति बने इसके रामचंद्र पैडोल। तो ये थी आज की आपकी क्लास, जो 1 घंटे में हमने पूरी की पूरी आईआर को कवर कर लिया। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगली क्लास में आपको इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स के साथ। टोटल 8 क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें पूरी की पूरी करंट अफेयर्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।